नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, हम जब प्रातःकाल उठते हैं तो आकाश में हम कई बार देखते हैं कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा होता है। धीरे धीरे सूर्य पूर्व से उदय होकर के शाम होते होते वो पश्चिम दिशा की ओर जाकर अस्त हो रहा होता है। इसके साथ ही हम फिर आकाश में एक नया दृश्य देखते हैं। धीरे धीरे आकाश में छोटे छोटे प्रकाशित बिंदु दिखाई देने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब काफ़ी रात होने के बाद पूरा आकाश उन छोटे छोटे प्रकाशित बिंदुओं से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी चादर पर हीरे जड़ दिए गए हों। और साथ ही साथ बच्चों, हम यह भी देखते हैं कि आकाश में रात्रि के समय हमें एक और प्रकाशित पिंड दिखाई देता है जिसको कि हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि पूर्व दिशा से प्रातःकाल में सूर्य का उदय होना, सायंकाल में पश्चिम दिशा में जाकर के सूर्य का अस्त होना और सायंकाल के बाद रात्रि के समय प्रकाश में छोटे छोटे प्रकाश के बिंदुओं का उदय होना और चंद्रमा का उदय होना, यह एक नियमित प्रक्रिया है और ये पूरे समय चलती रहती है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो घटना है नियमित रूप से किस प्रकार से होती हैं? बच्चों, इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हम NCERT की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के प्रथम अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आकाश में छोटे छोटे प्रकाशित बिंदुओं को देखने के साथ साथ हम एक बड़ा प्रकाशित पिंड भी देखते हैं जिसको कि हम चंद्रमा कहते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने चंद्रमा को एक ही आकार में देखा है? जरूर एक आकार में नहीं देखा होगा, क्योंकि अलग अलग समय पर चंद्रमा अलग अलग आकार में दिखाई देता है। बच्चों, चंद्रमा के विभिन्न आकारों से संबंधित विभिन्न घटनाओं को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप इस चित्र में देखिए कि चंद्रमा के विभिन्न आकार दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग समय पर हमें आसमान में दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो चंद्रमा का तस्वीर जो हमें दिख रही है वो हमें सबसे छोटे आकार की दिख रही है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद और बड़ी होती चली जाती है और हम देखते हैं कि महीने में एक बार हम चंद्रमा की पूरी आकृति को देख सकते हैं और इस आकृति को हम पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा के आकार के बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार फिर से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और फिर 15वें दिन वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, यानी कि जो ये शेप दिखाई देती है वो भी हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और जो ये घटना है इसको हम इस रात को नए रात्रि का चंद्रमा या नए चंद्रमा की रात या अमावस कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चंद्रमा के विभिन्न आकारों के साथ दो घटनाएं संबंधित हैं, एक पूर्ण चंद्रमा और एक बिल्कुल दिखाई ना देना यानी कि अमावस वाली रात। बच्चों, इन्हीं घटनाओं से संबंधित हम और चर्चा करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, हम बात कर चुके हैं चंद्रमा के विभिन्न आकारों के संबंध में और हमने अब दिखाया था पूर्णिमा। पूर्णिमा जब रात में पूर्ण चंद्रमा होता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। और बच्चों, ये जो घटना है ये पूरे महीने में केवल एक बार होती है। अमावस्या, बच्चों हमने देखा था कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और 15 दिन के बाद हम पूर्ण चंद्रमा नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज,
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अब हम इन खगोलीय पिंडों के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं, किस चीजों से बने होते हैं और इनकी और क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, ये गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। बच्चों, अब आप रात्रि का एक दृश्य को अवलोकन कीजिए। इसमें आपको आकाश में असंख्य छोटे छोटे प्रकाशित बिंदु दिखाई दे रहे हैं और ये प्रकाशित बिंदु तारे कहलाते हैं। बच्चों, आप रात्रि का एक और दृश्य देखिए। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जरूर आप देख पा रहे होंगे बहुत से तारे चमक रहे हैं और चंद्रमा भी हमें दिखाई दे रहा है। ये सब दृश्य हम रात्रि में ही देख सकते हैं। बच्चों, हमने पिछले दृश्य में देखा कि रात्रि के समय आसमान में हमें चंद्रमा और असंख्य तारे दिखाई देते हैं। अब हम दिन के दृश्य में हम देखते हैं कि हमें केवल आसमान में सूर्य ही दिखाई देता है। अरे, क्या कभी आपने सोचा है कि रात्रि में दिखने वाले चंद्रमा और असंख्य तारे कहाँ चले जाते हैं? इसका कारण ये है कि सूर्य की रोशनी है वो बहुत तेज होती है, जिसके कारण ज़्यादा प्रकाशमान होने के वजह से जो चंद्रमा और जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर होने के कारण वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं छिप जाते हैं या कहीं गायब हो जाते हैं। वो अपनी जगह पर प्रकाशमान रहते हैं। बच्चों, आपने देखा कि रात्रि के समय आसमान में हमें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। सूर्य उदय होने के साथ ही उसकी तेज रोशनी के कारण दिन में हमें चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने आसमान में रात्रि के समय तारों के विभिन्न समूहों को देखा है? अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें तारों से बनी हुई विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। उन्हीं आकृतियों में से जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं या देख सकते हैं वो है एक सप्तऋषि मंडल। उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने रात्रि के समय तारों को गौर से देखा है? यदि हाँ, तो आपने जरूर पाया होगा कि तारे के समूह विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। तारों के समूह द्वारा ये बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं और उन्हीं आकृतियों में से एक है सप्तऋषि मंडल। अब उसी सप्तऋषि मंडल को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें 4 दिशाएं दिखाई गई हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और आप एक लड़की की तस्वीर भी देख रहे हैं जो कि तारों को निहार रही है। अब आप ध्यान देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तारों का समूह मिल करके हमें एक आकृति दिखाई देती है और इस समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है संत। यदि हम चौक के माध्यम से इनको हम जोड़ दें तो हमें एक आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ इन्हीं सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम उत्तर दिशा की ओर दिखने वाले एक ध्रुव तारे को भी देख सकते हैं। प्राचीन समय में समुद्री यात्राओं के दौरान तारों की स्थिति को देखकर ही दिशाओं को ज्ञात किया जाता था। बच्चों, सप्तऋषि मंडल के ये जो तारे हैं इनको यदि हम
एक लाइन की काल्पनिक लाइन की सहायता से जोड़ें और इसको आगे बढ़ाएं और फिर इस लाइन के द्वारा हम और आगे देखें तो हमें उत्तर दिशा की तरफ एक तारा दिखाई देता है जिसको कि हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा सदैव अपनी स्थिति पर रहता है, ये कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता। तो नाविक लोग इस ध्रुव तारे की सहायता से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि चार्ट के माध्यम से नक्षत्र मंडल का एक समूह जिसको कि हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं और उस सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे को भी पहचान सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को भी हम जान सकते हैं। और ये ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान देता है, यानी कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित होता है और ध्रुव तारा सदैव अपनी स्थिति पर ही रहता है, ये कभी भी अपनी स्थिति से इधर उधर नहीं होता। आइए बच्चों, हम सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे के बारे में और चर्चा करते हैं। सप्तऋषि रात में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। बच्चों, अगर रात्रि के समय जब आसमान बिल्कुल साफ हो और बिल्कुल हमें तारे अच्छे से दिखाई दे रहे हों तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हम तारों की सहायता से विविध आकृतियों को देख पाने में सक्षम होते हैं और जो ये समूह है तारों का, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उन्हीं नक्षत्र मंडलों में से एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। अब इसका नाम सप्तऋषि क्यों पड़ा? सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत, तो ये 7 तारे 7 संतों की तरह माने जाते हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा का जो निर्धारण था तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय तक कंपास या दूसरे ऐसे उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था। समुद्र के द्वारा यात्रा करने वाले नाविक या स्थल मार्ग से यात्रा करने वाले लोग रात्रि के समय तारों की स्थिति को देखकर ही दिशाओं को जान पाते थे। क्योंकि एक तारा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थित होता है और ध्रुव तारा सदैव एक ही स्थान पर स्थित रहता है, यानी कि यह तारा अपने स्थान से कभी भी इधर उधर नहीं होता है। हम सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जैसा कि बच्चों हमने चार्ट में देखा था कि संकेतक तारे के माध्यम द्वारा हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। बच्चों, अब हम पिंड यानी कि प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारों के अलावा और भी बहुत सारे हमें पिंड दिखाई देते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, यानी कि जैसे सूर्य में अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अब ये जो खगोलीय पिंड हैं प्रकाशित होने के लिए दूसरे तारों से प्रकाश लेते हैं। ये तारों के प्रकाश दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इंग्लिश में ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। ये शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के पैलेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। बच्चों, प्लैनेट यानी कि पैलेंटाई शब्द से जो बना है उसका मतलब परिभ्रमक हमने समझा, चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रह हैं वो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं और इन खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का ना तो प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। ये दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बच्चों, हमने अभी जाना कि आकाश में कुछ पिंड यानी कि प्लैनेट होते हैं। ये वो खगोलीय पिंड हैं
जिनके पास अपना खुद का ना तो प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। अब ये पिंड अपने को प्रकाशमान करने के लिए दूसरे तारों से प्रकाश लेते हैं और प्रकाशमान होते हैं। और साथ ही हमने यह भी देखा कि जो प्लैनेट शब्द है वो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई। ग्रीक भाषा में ये प्लेनेटाई एक शब्द है जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। अब जो ये पिंड हैं ये किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पिंड की जिस पर कि हम निवास करते हैं। क्या उसका आप नाम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पृथ्वी। पृथ्वी पर हम लोग जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर और मानव जाति निवास करती है और ये एक बड़ा अद्भुत ग्रह है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी एक पिंड है और क्या वो पिंड ग्रह है, और ग्रह है तो वो क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या पृथ्वी एक ग्रह है? यहां एक तारा है? यस, बिल्कुल, पृथ्वी एक ग्रह है। बच्चों, हमने पृथ्वी को ग्रह मान लिया, लेकिन पृथ्वी को ग्रह मानने के वो कौन कौन से कारण हैं कि हम पृथ्वी को तारा ना कहते हुए एक ग्रह मानते हैं? उसके कौन कौन से कारण हैं? चलिए उन कारणों का पता करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। बच्चों, हमने जान लिया था कि वो पिंड जो किसी दूसरे तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो पहला कारण यह हुआ कि पृथ्वी एक ग्रह है। उसका कारण है कि पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। अब दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी एक ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा भी प्राप्त करती है। हमने यह भी जाना था कि जो पिंड दूसरे तारों से ऊष्मा प्राप्त करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब दिन का उजाला होता है तो हमें सूर्य से रोशनी भी मिलती है और हमें सूर्य से गर्मी यानी कि ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो बच्चों, दो कारण जो हमारे समझ में आते हैं कि हमारा जो निवास स्थान है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक ग्रह है कि वो अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही सूर्य भी एक तारा है, उससे प्राप्त करती है। यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। बच्चों, जिस प्रकार रात्रि के समय हमें आसमान में चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, यदि हम लोग चंद्रमा पर जाकर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो वो भी हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है। बच्चों, हमने देखा कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह क्यों है, इसको हमने जाना। आइए हम अब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा, द मून। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है। बच्चों, हमने कहा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। अब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का एक चोली दामन का साथ है और ये साथ साथ चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, यानी कि उसके चारों ओर
चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्यों है? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है। इसलिए ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। और इसलिए चूंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, हमने देखा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर क्यों है, और साथ ही हमने यह भी देखा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कैसे है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या जाना। हमने इस अध्याय में सबसे पहले चंद्रमा के विभिन्न आकार और उन आकारों से संबंधित घटनाओं जैसे पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा और अमावस्या की घटनाओं को जाना। इसके बाद हमने सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में चमकने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में जाना। और हमने यह भी जाना कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई विशेष आकृतियां, जिन्हें कि हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, उनको जाना। और उन नक्षत्र मंडलों में भी हमने एक विशेष मंडल, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, उसको जाना। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे को कैसे पहचान सकते हैं और किस प्रकार प्राचीन समय में तारे हमें दिशा निर्धारण में मदद करते थे। बच्चों, इसके साथ हमने यह भी जाना कि जिन पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों के बारे में भी जाना। और इसके साथ हमने यह भी जाना कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह क्यों है और पृथ्वी का एक सहचर उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आपने सोचा कि इसको सौरमंडल क्यों कहा जाता है? बच्चों, जैसे हमारा एक परिवार होता है, उस परिवार में विभिन्न सदस्य होते हैं, लेकिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य उस परिवार का मुखिया कहलाता है। ऐसे ही पौराणिक रोमन कथाओं में, कहानियों में सोल मतलब होता है सूर्य देवता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। अब इस परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं, उसके बारे में हम एक चार्ट की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आप इस सौरमंडल के चार्ट को ध्यान से देखिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसे सौरमंडल में बांधे रखती है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते। सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बच्चों, हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 अन्य ग्रह भी हैं। सबसे पहले हम सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। मरकरी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 88 दिन का समय लेता है। इसके साथ ही बुध ग्रह अपने अक्ष पर
एक चक्कर लगाने के लिए 59 दिन का समय लेता है। बच्चों, बुध ग्रह के अगला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, इसे वीनस भी कहते हैं। वीनस ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 255 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 243 दिन का समय लेता है। शुक्र ग्रह से अगला जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने के लिए 365 दिन का समय लेती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए एक दिन यानी कि 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी से हम ग्रह की बात करते हैं, वो है मंगल ग्रह, जिसे मार्स भी कहा जाता है। मार्स ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 687 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए एक दिन का समय लेता है। बच्चों, मंगल ग्रह के बाद सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 12 साल का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 10 घंटे का समय लेता है। बृहस्पति ग्रह से हम अगले ग्रह की बात करें, उसका नाम है शनि ग्रह, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए 29 साल 5 महीने का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। शनि ग्रह के अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 84 साल 84 ईयर्स का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए यह लगभग 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। और सबसे दूर का जो ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए 164 वर्ष का समय लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। बच्चों, हमने इस चार्ट के माध्यम से देखा कि सौर मंडल में सूर्य, जो कि सौर मंडल का मुखिया है, और उसके अन्य सदस्य बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं। बच्चों, हमने देखा सौर मंडल में जिसका मुखिया सूर्य है और उसके अन्य सदस्य बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं। इनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सौर मंडल, सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार कहते हैं। कुछ और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इस परिवार का जो मुखिया होता है, इस प्रकार का जो हेड सदस्य है, वो सूर्य है। ग्रह, प्लैनेट, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब वो ग्रह सौर मंडल में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, वो सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से किस क्रमानुसार है, उसको याद करने का एक तरीका है। उसको आप ध्यान से देखिए। माई वेरी
efficient mother just served us nut। जो सेंटेंस है इसके जो पहले अल्फ़ाबेट हैं, पहले जो अल्फ़ाबेट हैं जैसे M, V, E, M, J, S, U, N, ये उन 8 ग्रहों को दर्शाते हैं। M का मतलब होता है मरकरी, मरकरी का मतलब होता है बुध ग्रह। V का मतलब होता है वीनस, और वीनस का मतलब है शुक्र ग्रह। E का मतलब है अर्थ, अर्थ का मतलब है हमारी पृथ्वी। M का मतलब होता है मार्स, और मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह। जे का मतलब होता है जुपिटर, और जुपिटर का अर्थ है बृहस्पति ग्रह। और एस का मतलब है सैटर्न, और सैटर्न का मतलब है शनि ग्रह। यू का मतलब है यूरेनस ग्रह, और एन का मतलब है नेपच्यून ग्रह। तो बच्चों इस तरह से हम इन 8 ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से याद कर सकते हैं। सौरमंडल के ये सभी जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये पथ कक्षा कहलाते हैं। यानी कि जिस रास्ते पर ये जो चक्कर लगाते हैं उसको कक्षा कहा जाता है। ये जो कक्षा हैं वो दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। बच्चों यदि आपने चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो इन ग्रहों का चक्कर लगाने का जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार में बना हुआ है। बच्चों हम सौरमंडल के मुखिया यानी कि सूर्य दासन की बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब होता है सबसे मध्य भाग में सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य का खिंचाव बल, खिंचाव बल मतलब होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इससे सौर परिवार को बांधे रखता है। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों को परिवार के साथ बांधे रखता है, उसी प्रकार सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि खिंचाव बल उसके बाकी जो सौरमंडल के सदस्य हैं उनको बांधे रखता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। बच्चों जरा कल्पना कीजिए, जो तारा हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी वो हमारे सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य सौर परिवार के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर परिवार का सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह यानी कि मरकरी। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। यानी कि बुध ग्रह को यदि सूर्य के चारों ओर घूमकर एक चक्कर लगाना है तो उसे 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लगते हैं। बच्चों बुध ग्रह के बाद जो अगला ग्रह है वो है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है? इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, यानी कि शुक्र ग्रह देखने में पृथ्वी जैसा ही दिखता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में यानी कि एक चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह को 255 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह को अपने अक्ष में घूमने में 243 दिन लगते हैं। बच्चों शुक्र ग्रह के बाद हम अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है हमारी पृथ्वी द अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से हम देखते हैं पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस कारण इसे भू-आप कहा जाता है। यानी कि हम अगर देखें पृथ्वी को जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी वो दबी हुई है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ
केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अब बच्चों जानो कि जीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। हमें जीने के लिए वायु चाहिए, हमें जीने के लिए पानी चाहिए, और दूसरी हमें जो आबो हवा है वो हमें पृथ्वी पर ही मिलती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पृथ्वी पर वायु एवं पानी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हम श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत, बिल्कुल विलक्षण ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। बच्चों, अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष पर जाकर देखें तो वो नीली दिखाई देती है। इस नीले रंग का दिखाई देने के क्या कारण है? बच्चों, इसका कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, और पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इस वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन का समय लगता है। एक दिन मतलब 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी का चंद्रमा की संख्या 1 है। हमने पहले भी देखा कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। बच्चों, पृथ्वी के बाद जो अगला ग्रह है वो है मंगल यानी मार्स। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन का समय लगता है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। बच्चों, जिस प्रकार पृथ्वी का एक चंद्रमा है लेकिन मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। बच्चों, अब मंगल ग्रह से हम अगले ग्रह की बात करते हैं, उसका नाम है बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को लगभग 12 वर्ष लगते हैं। अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष में अगर एक चक्कर लगाने में उसे 10 घंटे का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। बृहस्पति ग्रह से अगला जो ग्रह है वो है शनि यानी कि सैटर्न। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में शनि ग्रह को लगभग 29 वर्ष 5 महीने लगते हैं। शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि ग्रह से जो अगला ग्रह है वो है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इस ग्रह को लगभग 84 वर्ष लगते हैं। यूरेनस को अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। यूरेनस ग्रह के चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। सौर परिवार का अंतिम ग्रह है वो है नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इस ग्रह को लगभग 164 वर्ष लगते हैं, यानी कि नेपच्यून ग्रह को अगर सूर्य का एक चक्कर लगाना है तो उसे 164 वर्ष का समय लगता है, जो कि बहुत लंबा समय है। नेपच्यून को अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून ग्रह के
चंद्रमा की संख्या लगभग 13 है। बच्चों, हमने देखा कुछ ग्रहों के चंद्रमा होते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या नई नई खोजों के अनुसार बदलती रहती हैं। देखा बच्चों, सौर परिवार में सूर्य और उसके अलावा 8 ग्रह होते हैं और उस किस प्रकार से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन 8 मुख्य ग्रहों के अलावा बच्चों, हमारे सौर मंडल में कुछ बोने यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं। उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। बोने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। बच्चों, सौर मंडल में मुख्य ग्रहों के साथ कुछ बोने ग्रह भी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने वर्ष 2006 में प्लूटो, सीरस और यूबी 313 को बोना ग्रह माना था। बच्चों, हमारे खगोलीय पिंडों में एक और महत्वपूर्ण पिंड है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा, द मून। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चंद्रमा का यह चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, यानी कि चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार से छोटा है। ये अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं उनके बनिस्बत, उनकी अपेक्षा ये हमारी पृथ्वी के ज़्यादा पास है। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बच्चों, हमने देखा था कि सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि चंद्रमा को हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में भी लगभग 27 दिन का ही समय लगता है। बच्चों, हमने देखा था कि जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल हमारे ग्रह यानी पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। चंद्रमा पर ना ही जल है ना ही वायु, यानी कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बच्चों, हमने देखा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब ग्रह हैं। अब ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। बच्चों, अब हम एक और बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। आज हम जो टेलीविज़न देखते हैं, हम जो रेडियो पे समाचार सुनते हैं या दूसरे प्रोग्राम सुनते हैं, आज हम जो मौसम की जानकारी लेते हैं या हम जो भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की जो सुविधा लेते हैं, वो सब इसी कारण संभव हो पाया है, क्योंकि मानव ने अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से कुछ मानव निर्मित उपग्रह बना करके अंतरिक्ष में भेजे हैं और वहाँ से वो सारी जानकारियों को लेकर हम तक पहुँचाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं, उनको वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में तैयार किया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
बच्चों, कुछ भारतीय उपग्रह जिनको कि अंतरिक्ष में भेजा गया है और किस प्रकार वो हमारी मदद कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। इनसेट, IRS, एडुसेट। बच्चों, सौरमंडल में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। बच्चों, क्षुद्र ग्रह के बाद हम उल्कापिंड, मीटेरॉइड्स की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। बच्चों, क्या कभी तुमने आकाश में एक लंबी चमकीली लाइन को देखा है? इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और उस जलने के दौरान ही ये एक लंबी प्रकाश वाली लाइन दिखती है जिसे हम अक्सर टूटता हुआ तारा कहते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको इस चित्र में एक सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है। इस सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है और इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। बच्चों, हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। बच्चों, पिछले चित्र में आपने एक सफ़ेद पट्टी को देखा था। यह सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। लाखों तारों की समूह वाली पट्टी को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी कि आकाशगंगा तारों, बादलों और गैसों से मिलकर के बनती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। बच्चों, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो हमें हमारे सौरमंडल को समझने और उसकी जानकारी देने में अपना सहयोग देते हैं। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री थे। बच्चों, 1975 में भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम आर्यभट्ट इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था और चंद्रमा के विषय में जानकारी प्राप्त करने में मदद की थी। बच्चों, इस भाग में हमने सौरमंडल, उसके मुखिया सूर्य और उसके अन्य सदस्य 8 ग्रहों की बात की है। साथ ही साथ हमने पृथ्वी पर जो अनुकूल परिस्थितियां उनकी बात की है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की बात की है। साथ ही साथ हमने उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रहों की भी जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, इसके साथ ही हमने बौने ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, इसी अध्याय से जुड़े हुए अब आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 1 को फिर से दोहराते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय कृत्रिम उपग्रहों के नाम
लिखिए। प्रश्न नंबर 2 को फिर से दोहराते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय कृत्रिम उपग्रहों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल का एक चार्ट तैयार करें। प्रश्न नंबर 3 को फिर से दोहराते हैं। सौर मंडल का एक चार्ट तैयार करें। प्रश्न नंबर 4, छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा अपना अनुभव अपनी कक्षा में बताएं। प्रश्न नंबर 4 को फिर से दोहराते हैं। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा अपना अनुभव अपनी कक्षा में बताएं। प्रश्न नंबर 1, हम दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न नंबर 1 को फिर से दोहराते हैं। हम दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न नंबर 2, सूर्य को भी तारा क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 को फिर से दोहराते हैं। सूर्य को भी तारा क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी एक ग्रह है, बताइए कैसे? प्रश्न नंबर 3 को फिर से दोहराते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, बताइए कैसे? प्रश्न नंबर 4, उत्तर दिशा को दिखाता हुआ तारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 को फिर से दोहराते हैं। उत्तर दिशा को दिखाता हुआ तारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 5, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 5 को फिर से दोहराते हैं। जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? बच्चों, दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। आशा करते हैं कि आपको पढ़ाया गया अध्याय समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।